मंडवा झंगोरा मिलेट के बाद जो उन्होंने आज से 30 साल पहले लिख दिया था, जिसे आज हमारी सरकार कह रही है मोटी अनाज, श्री धान्य और बहुत सारे नए नाम आ रहे हैं। हर चिकख गढ़वाल को कुदू कंडाली, गोल गफा बनिया रंदा था जेन गढ़वाली। हर चिकख गढ़वाल को कुदू कंडाली, गोल गफा बनिया रंदा था जेन गढ़वाली। अधिकांश लोग हमें विकास विरोधी कह रहे हैं। पहाड़ की एक कहावत है, खाद खानो और बीज धरनो। जैविक खेती करनी है तो उसके लिए बीज भी जैविक होना चाहिए। लोग कहते थे यार बीज खजेगी मतलब यार बीज खराब होने लगा है। थोड़ी बहुत सरकार भी मानने लगी है कि हर गांव में बीज ब्रीडर होंगे। मंडवा झंगोरा कौनी को कहा कि नहीं, ये इनको मोटा अनाज नहीं कहा जाना चाहिए, ये तो पौष्टिक अनाज है। जब हमने बोला तब कहने लगे इनका दिमाग खराब है। बहुत ज़्यादा उम्र मेरी नहीं है, 70 साल है, लेकिन बादल फटने की घटनाएं हमने बचपन में कभी सुनी नहीं थी। भू कानून एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो यहाँ के लोगों के हित में होना चाहिए। फिर क्या हुआ सर, जब आप लोगों ने मुहिम शुरू करी और उधर से जैविक और हाइब्रिड बीज आने लग गए जी, तो फिर किस तरीके से पहाड़ बदलता गया? असल में हमने देखा कि लोग अधिकांश लोग हमें विकास विरोधी कह रहे हैं, और मतलब सरकार से साइंटिस्ट, जनप्रतिनिधि, लेकिन हमने कहा हम किसानों को जो रियल में खेती कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे, और थोड़े बहुत सरकारी नीति निर्धारकों को भी बताएंगे हम हमारे। तो बीज धरती की बहुत ही अमूल्य धरोहर है। पहाड़ में लोगों ने इस बात को समझा है। कहते हैं पहाड़ की एक कहावत है, खाद खानो और बीज धरनो, यानी खाने वाला अनाज खाओ लेकिन बीज ज़रूर रखो। और हमारे संस्कारों में पहाड़ के लोगों के अगर एक इतिहास को भी देखें तो एक बार पहाड़ में अकाल पड़ा, जिसे बावनी का अकाल, शायद 1852 का काल के बारे में होगा, कि अकाल पड़ा तो लोग भूख से मर गए। तो उस दौरान अंग्रेज़ लेखक एटकिंसन उन घरों में गए जहाँ लोग मरे हुए थे। उन्होंने देखा लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने देखा ऊपर से कुछ टंगा हुआ है। देखा कि वो हाथ से यूँ किया तो देखा वो भारी भारी लग रहा है। वो तोमड़ियाँ थी, बीज की तोमड़ियाँ थी। उन्होंने खोल को देखा तो अंदर बीज निकली। इसलिए उन्होंने कहा पहाड़ का आदमी मर जाएगा लेकिन बीज नहीं खाएगा। वो चाहते तो 1-2 दिन की भूख उस बीज से मिटा सकते थे। तो ये बीज सदियों से चल के आए, और ये टिकाऊ बीज हैं, जो परंपरागत बीज हैं। ये कुदरत ने इनको सूखा सहन करने की क्षमता दी है, और यहाँ की मिट्टी के हिसाब से इनका सिलेक्शन किया है। ये नहीं कि एक बीज गेहूं का बीज है, आपने अमेरिका से जो है पूरी दुनिया में फैला दिया, लेकिन ये बीज इस मिट्टी के बीज हैं, तो ये सब सहन करते हैं और कभी मरते नहीं हैं। और जो हाइब्रिड बीज है वो 1-2 फसल का मेहमान होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, और वो ख़त्म नहीं होता है। अगर हम अपने बीज छोड़ देंगे तो हमारी आज़ादी भी चली जाएगी। वो बीज एक तरह से फिर उसी दुकान पे पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि घरेलू बीज हमारे जो बिजुंडा है, घर का बीज है, उसकी एक टिकाऊ प्रबंध है हमारा बीज रखने का। अभी क्या स्थिति है सर पहाड़ों में, चाहे हेवल घाटी की बात हो या और इलाकों की, कौन सी चीज़ें हैं जो हम बोल रहे हैं हमारे पहाड़ का बीज है और कौन हमारा हाइब्रिड है? पहाड़ में अभी भी अधिकांश हिस्सों में लोग जैसे मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, कौनी हो गया, और थोड़े बहुत गेहूँ हो गया, तूर की दाल हो गई, राजमा की दाल है, और भट्ट है। भट्ट में थोड़ा जो काला भट्ट है, ये सारा पारंपरिक है। मिर्ची है, मतलब सब्जियां अधिकांश पारंपरिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हाइब्रिड बीज हैं, ये जहाँ सिंचित
घाटियाँ हैं उसमें थोड़ा हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टमाटर हो गया, गोभी हो गया, थोड़ी बहुत मटर हो गया, बैंगन हो गया और शिमला मिर्च हो गया। तो इसमें थोड़ा हाइब्रिड बीज इस्तेमाल होने लगा है और इन हाइब्रिड बीज के साथ रासायनिक खाद और कीटनाशकों का भी इस्तेमाल लोग करने लगे। लेकिन जो हमारी पारंपरिक बीज हैं इसमें किसी तरह का कोई इनपुट बाहर से नहीं डालते हैं। हम सर कह रहे हैं कि हम जैविक प्रदेश बन रहे हैं, तो क्या जैविक बीज, बिना बीज के हम जैविक बन पाएंगे? कभी नहीं बन सकते हैं। देखिए, अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है या जैविक खेती करनी है तो उसके लिए बीज भी जैविक होना चाहिए। वो कुदरती एक तरह से मिट्टी के लिए भी ठीक है और हमारे जो सच्चाई है खान पान के लिए, पोषण के लिए, वो पारंपरिक बीज होना चाहिए। नेचुरल एकदम कुदरत ने जो बीज दिया है उसमें सुधार किया जा सकता है। उसके सिलेक्शन में जैसे पारंपरिक ढंग से जो सिलेक्शन करते हैं वो होना चाहिए, लेकिन विविधता जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि ये पहले लोग, अब कुछ धान है, एक धान ज़्यादा पैदावार देने वाला है माना ना, लेकिन लोगों ने वो बीज ख़त्म नहीं किया। जो साटी धान है, जो माना जिसको खा के जॉइंट पेन दूर होता है, जिसको खा के अगर कलम है और कफलिया है, जो दवा का काम भी करता है, कई महिलाओं के रोगों में बहुत काम आता है, तो ये बीज भी रहने ज़रूरी हैं। प्रकृति ने तो हर ढंग से अपना सिलेक्शन किया है कि कौन बीज कहाँ का होगा। जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक झैडू धान होता है, उसके लंबे कीस होते हैं, बाल होते हैं, तो उसको सुअर नहीं छेड़ता है, डरता है सुअर उससे, हाँ उसकी नाक में घुस जाते हैं कीस। और क्या होता है, जब ओला गिरता है तो ओले को भी वो झेल जाता है, ओला प्रूफ भी है। मतलब हमारे जो बीज थे वो यहाँ के क्लाइमेट और यहाँ की जो जलवायु है उसके अनुसार ही वो सदियों से उन्होंने ढाल लिया था। जी जी जी, बिल्कुल। सदियों से जब से मतलब खेती शुरू हुई होगी तब से उसने अपने को ढाला हुआ है और वो कुदरत का बहुत अच्छा सिलेक्शन है। और लोग नहीं, ये बात भी नहीं है कि लोग समझते नहीं थे। लोग कहते थे यार बीज खजेगी मतलब यार बीज खराब होने लगा है, तो कैसे सुधारेंगे उसका। लोग कहते थे ये एक खेत से दूसरे खेत, एक किसान से दूसरे किसान के पास एक्सचेंज करते थे। वो उसके खेत का बीज हम अपने यहाँ लाए तो बीज सुधर गया। एक गांव से दूसरे गांव के पास वही बीज आया तो वो बीज सुधर गया। सरकार डबल इनकम की बात कर रही है, तो क्या हम बिना जैविक बीज के ये संभव है? नहीं, ये संभव तो नहीं है, लेकिन ये संभव एक तरह से किया तो जा रहा है प्रचार में। लेकिन असली बात ये है कि अगर बीज हमारे जो थोड़ी बहुत सरकार भी मानने लगी है कि हर गांव में बीज किसान बीज ब्रीडर होंगे, लेकिन धरातल पर उतारने के लिए जो पारंपरिक किसान हैं वो उनसे ट्रेनिंग ली जाए। आजकल क्या होता है कि बाहर से आके इसमें ट्रेनिंग देने के लिए कोई कंपनियां आ रही हैं, कोई एनजीओ आ रहे हैं, बल्कि उन एनजीओ को, उन कंपनियों को या उन सरकारी कर्मचारियों को गांव के उस अनुभवी किसान से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, महिला किसान से और पुरुष किसान से भी। पर महिलाएं ज़्यादा दक्ष हैं बीज रखने के मामले में। वही बीज का बिजुंडा कैसे रखना है, बीज को बचाना है, कीटों से बचाना है, तो कैसे हमें गौमूत्र का इस्तेमाल करना है, कैसे अखरोट की पत्तियों का इस्तेमाल करना है, कैसे गंदेला की पत्तियों का करना है, मतलब राख से करना है। मतलब अगर लिस्ट बनाएंगे तो 1.5 दर्जन से अधिक चीज़ें हैं हमारे पास जो बीज को सुरक्षित रखती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जैविक बीज है वो फसलें बीमारियों से ज़्यादा सक्षम है बजाय हाइब्रिड बीज। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर चीज़ में सक्षम है। ये कुछ लोग कहते हैं कि उससे उत्पादन नहीं होगा, ये बात सरासर झूठ है। मतलब जैविक खेती, नेचुरल खेती या पारंपरिक खेती आज के हाइब्रिड बीज, मैंने प्रयोग करके देख लिया है, हाइब्रिड बीज से भी ज़्यादा उपज देने में आज भी सक्षम है।
लेकिन वो इसलिए उस तरफ ध्यान नहीं है किसी का कि वो उस पर बाजार नहीं है। लेकिन अब तो दुनिया समझ रही है सर, शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने मिलेट ईयर घोषित किया। पंजाब जैसे राज्य, हरियाणा, हिमाचल जैसे पूरे खेत बर्बाद कर दिए थे, वो भी जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी, वो तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मिट्टी जवाब दे गई। मिट्टी तो बंजर हो गई, ऊसर हो गई, रेगिस्तान बन गई। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसको तो आना ही आना है उनको। दूसरे में जिसको मिलेट कहते हैं, हिंदी में उसे मोटा अनाज, कदन का अनाज का है, लेकिन आप भी देखेंगे जिसे मिलेट या मोटा अनाज कहा गया, अब हमारी सरकार श्री अन्न भी कह रही है उसको। लेकिन 30 साल पहले जब हमने मंडवा झंगोरा को कहा, मंडवा झंगोरा कौनी को कहा कि नहीं, ये इनको मोटा अनाज नहीं कहा जाना चाहिए, ये तो पौष्टिक अनाज है। जब हमने बोला तब कहने लगे इनका दिमाग खराब है, ये तो विकास नहीं होना देना चाहते, विकास विरोधी हैं। तो आज 30 साल बाद इस रास्ते आ रहे हैं। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सरकार को भी भेजे हुए, कि भाई ये हमारे बहुत मूल्यवान अनाज हैं और इनका संरक्षण होना चाहिए, इनको खेतों में होना चाहिए। पर आज वो बात, हमारी बात साकार हो रही है। सर, भू कानून की मांग हो रही है, आपकी क्या राय है? भू कानून एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो यहाँ के लोगों के हित में होना चाहिए, यहाँ जो मूल निवासी हैं। लेकिन भू कानून से पहले एक दो चीज़ें, एक तो चकबंदी होनी बहुत ज़रूरी है कि आज भी लोग 50 सालों से या उससे भी ज़्यादा हो सकता है खेती कर रहे हैं जिस ज़मीन पे, कई बार वो ज़मीन उनके नाम नहीं है, वो किसी दूसरे के नाम है, गांव के। तो जहाँ जो खेती कर रहा है वो उसका, उस ज़मीन पर उसका मौलिक हक है खाने कमाने का, कुछ करने का। और दूसरे में एक बात मैं ये कहनी चाहूँगा कि इसमें पहला प्रावधान ये होना चाहिए कि खेती की ज़मीन का उपयोग किसी दूसरे काम के लिए नहीं होना चाहिए, व्यापार के लिए नहीं होना चाहिए, रिसोर्ट के लिए भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ लोग रहना चाहते हैं, किसान अपना घर बनाना चाहते हैं, उस घर को मॉडिफाई करने का होना चाहिए, घर बनाने का होना चाहिए। लेकिन खेती की ज़मीन का उपयोग किसी दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए, एसएजी के लिए, किसी यहाँ तक कि किसी बहुत बड़ी परियोजना के लिए भी नहीं होना चाहिए। जहाँ गांव तक सड़क आती, सड़क के लिए हो, वो अच्छी बात है। स्कूल बनना है उसके लिए हो, लेकिन आप एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लोगों को विस्थापित कर रहे हैं उस ज़मीन से जो हज़ारों साल से लोगों के कब्जे में है, तो पूरी तरह से गलत। ये सर, भू कानून से पहले हमें एसटी, एससी या ख़ास तौर पे एससी के जो लोग हैं, उनके पास जो स्थिति उनकी दयनीय है, उधर भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीनें बहुत ज़रूरी है। देखिए, एसटी जो एससी है यहाँ का, वो यहाँ का मूल निवासी है। हम लोग भी जो यहाँ पर हैं, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, ये सब लोग एक ज़माने में बाहर से ही आए, लेकिन यहाँ के मूल निवासी, मेरे गांव में ही, मैं अपने गांव की बात बता दूं, जो बाजगी परिवार हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, है ना। लेकिन उनके पास इतनी ज़मीन नहीं जितनी मेरे पास भी है, मेरे बुजुर्गों ने मुझे दी है। तो वो बेचारे हमारी सेवा में लगे रहे, बजाने का काम करते रहे, लोहारगिरी का काम करते रहे, फिर और क्या कहते हैं कि हमारे राजगिरी का काम करते रहे, और उनको ज़मीनें दी नहीं गई है। बड़ी मुश्किल से एक बार इंदिरा गांधी के समय में कई लोगों को उस समय पट्टे मिले हैं, लेकिन वो पट्टा ही मिला है, छोटा छोटा पट्टा, 5-10 नाली का ज़्यादा से ज़्यादा पट्टा होगा। भले मैं एक राजनीतिक दल के हिसाब नाम लेके, उनका राजनीतिक हिसाब से उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन उस दौरान रियली मिली है ज़मीन लोगों को। वाकई में स्थिति गंभीर है उनकी, और सब पूरे उत्तराखंड में। उसके बाद पूरे उत्तराखंड में जितने भी दलित हैं, शायद एसटी के पास थोड़ा थोड़ा ज़मीनें हैं, एसटी जो हैं, लेकिन एससी के पास जो यहाँ के दलित हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, और उनको ज़मीन दी जानी चाहिए।
बंदोबस्त देखिए आप 1960-62 के बाद नहीं हुआ। हमारे यहाँ बंदोबस्त नहीं हुआ। तो उससे पहले एक बंदोबस्त होना चाहिए, चकबंदी होनी चाहिए और खेती का उपयोग किसी दूसरे काम के लिए बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये बात आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हाँ आप जी। लोग कितने सालों से बोलते रहे? हाँ जी। बादल फटने की घटनाएं चाहे पहाड़ में हो या शिवालिक रेंज में क्यों हाँ। बढ़ रही हैं? आपकी क्या अनुभव है आपका? देखिए उसका कारण है आज का विकास। वो विकास का मॉडल जो पश्चिम से हमारे देश में आया और जिसे हम अपना रहे हैं। मैं बता दूं आज से मेरा बहुत ज़्यादा उम्र मेरी नहीं है, 70 साल है, लेकिन बादल फटने की घटनाएं हमने बचपन में कभी सुनी नहीं थी। एक बहुत पहले सुनी थी 70 के आसपास सुनी थी। हाँ, जो तब गीत लगा था संबत 208 भादों को मास सतपुरी मोटर बगिन खास। वो एक तरह से गीत भी बना था और हमारे मानसवर तब से है। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे विकास का कारण है। आप देखिए ये सामने जो चंबा दिख रहा है, यहाँ 70, 72, 73, 74 में मैं जब पढ़ाई भी करी मैंने किताबों की दुकान भी खोली और जब सार्वजनिक जीवन में आया तो किताब अस्कोट आराकोट पद यात्रा 1974 के बाद मैंने दुकान छोड़ दी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि 2 मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल होती थी, डॉक्टर थे दोनों, 2, और एक वीडियो की गाड़ी थी और 2 एम्बेसडर गाड़ियाँ थी उस 74-75 पर। और आज देखिए कि इतनी गाड़ियाँ एक एक बड़े घर में हैं। आप ये देखिए, तो ये जो हम गलतफहमी में हैं कि धुआं उड़ता है, हम एक बाइक भी चला रहे हैं कि ये बेकार चला गया तो कुछ नहीं किया। जितना विकास हो रहा है, जितना प्रदूषण हो रहा है, जितनी गैसें बन रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को, हमारी धरती को ख़राब कर रही हैं। और हिमालय तो दुनिया की छत है। देखिए जो कुछ उड़ के जाता है दूसरे देशों का भी वो छत पे आ रहा है और छत को प्रभावित कर रहा है। इसलिए हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियाँ, ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों का पानी कम हो रहा है और वहाँ से रेत बहना वहीं से शुरू हो गया। आप ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर में किस गति से ह्रास हो रहा है, कितना पीछे जा रहा है, सब जानते हैं। और सुंदरलाल बोगड़ा जी ने तो जब गंगोत्री ग्लेशियर 77, 78 या मुझे एक्चुअल सन याद नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि गोमुख से ही रेत बह के आ रहा है और सिल्ट आ रहा है। तो आगे कितना बढ़ाता है वो कुछ पता नहीं। तो उन्होंने उस समय चावल खाने छोड़ दिए कि चावल से ये सिंचाई से होता है और इससे जो है गैसें निकलती हैं, तो उन्होंने हमेशा के लिए चावल छोड़ दिया। तो आज चिंता इस बात की है कि जो सिल्ट आ रहा है और जो रेत नीचे बह के जा रही है, जिसको लोग खनन कह रहे हैं, वो एक तरह से हिमालय का हड्डियों का चूरा है। एक तरह से जो नीचे खनन पर जो झगड़े होते हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, ये हिमालय का चूरा नीचे जा रहा है जिस पर लोग झगड़ते हैं। ये बढ़ेगा अगर इसको रोकने के प्रयास नहीं हुए तो बढ़ेगा। अभी भी रोकने के प्रयास होने चाहिए तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जिस गति से आज बढ़ रहा है। एक कविता जो आपके चिपको आंदोलन की, वो मैं थोड़ा कल आपने 2-3 बार सुनाया, जो मिट्टी पानी जीवन के 3 आधार, वो गुनगुनाते रहते हैं आप। नहीं वो तो नारा है, कविता तो वो है। देखिए कविता घनश्याम सैलानी की और बीजों को लेके है और ख़ास करके मंडवा झंगोरा मिलेट की बात जो उन्होंने आज से 30 साल पहले लिख दिया था, जिसे आज हमारी सरकार कह रही है मोटी अनाज, श्री धान्य और बहुत सारे नए नाम आ रहे हैं। तो उन्होंने उस समय बोल दिया था,
हर चिकख गढ़वाल को कोदू कंडाली गोल गफा बणिया रंदा थांजेन गढ़वाली हर चिकख गढ़वाल को कोदू कंडाली गोल गफा बणिया रंदा थांजेन गढ़वाली अरे मोल था भा मोर पकिया डाला झक्का झोर झुकिया कना दिन था तबारी कुछ भी नहीं थे दुख बीमारी का फल किन घोड़ खाई लूण राली राली हर चिकख गढ़वाल को कोदू कंडाली अरे पांडव जब यख आई तौन भी यख कोदू खाई रिस्कोला लो दिन खाई गंगूर मोलान खाई कोदा को स्वाभिमान देखा चंद्र सिंह गढ़वाली हर चिकख गढ़वाल को कोदू कंडाली गोल गफा बणिया रंदा थांजेन गढ़वाली कोदा कपर ताप यख भरे रही गढ़वाली। अब आप देखिए जब लोग मंडवा झंगोरा खाते थे तो कितने बलिष्ठ होते थे। भड़ को जानते हैं आप, इतने भड़ कितने बलवान होते थे। और 52 गढ़ नाम जो दिया गया है, गढ़वाल का नाम 52 गढ़ों से पड़ा है। तो गढ़ वीर जो हड़ होते थे इतने बलशाली होते थे, जितना वजन आज क्रेन उठाती है या जेसीबी उठाता है उतना वजन भड़ उठा देते थे। तो ताकत कहाँ से आई? इन्हीं से आई, इन्हीं के नाम से आई।